नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि पर बात करेंगे आज, यानी कि बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि का अर्थ और बुद्धि के प्रकारों पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो है बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक देखेंगे। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ चीज़ों को हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हमने उत्तराखंड एलटी के जो हैं काफ़ी टॉपिक जो हैं कंप्लीट किए हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बात करें इंटेलिजेंस की यानी कि बुद्धि की, तो क्या होती है बुद्धि, आप कैसे समझेंगे इसको सरल शब्दों में। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं, यानी कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके पास क्या होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है। और उस मस्तिष्क के कार्य करने की कुछ क्षमता होती है या शक्ति होती है। उस क्षमता को जो हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ऐसे समझें कि प्रत्येक प्राणी की जो बुद्धि होती है अलग अलग होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो आप ऐसे समझ लें कि जो मानसिक क्षमता होती है उसी को हम बुद्धि कहते हैं, ठीक। यानी कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके पास मस्तिष्क होता है और उस मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता या शक्ति को क्या कहते हैं, हम बुद्धि कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया। और मानसिक क्षमता ही बुद्धि है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए इंटेलिजेंस बुद्धि को जो है अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दैनिक जीवन में बुद्धि का आशय किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता या योग्यता से लिया जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको बुद्धि का आशय किसी व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता होती है या योग्यता होती है से लिया जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति सीखने समझने, देखिए सीखने समझने, स्मरण करने, तार्किक चिंतन करने आदि कार्यों को करता है, ठीक है। यानी कि दैनिक जीवन में जो बुद्धि का आशय हम किस चीज़ से लगाते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति की मानसिक जो उसकी एबिलिटी है, यानी कि मानसिक जो उसकी क्षमता है, योग्यता है, उससे लिया जाता है। और जिसके द्वारा व्यक्ति सीखने समझने या स्मरण करने, तार्किक चिंतन करने आदि कार्यों को करता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए बुद्धि के अर्थ के विषय में मनोवैज्ञानिकों के तर्कों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, याद रखें, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि जो बुद्धि है वो क्या है, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है, इनकी क्षमता के आधार पर परिभाषित किया है। और वही बहुत से जो है मनोवैज्ञानिकों ने जो है बुद्धि सीखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। और इसके अलावा भी कुछ विद्वानों ने जो है अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में बुद्धि को स्वीकार किया है। तो वहीं बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को केवल एक चीज से जोड़ने के बजाय संयुक्त रूप में परिभाषित किया है। तो आप ऐसे समझें कि बुद्धि की परिभाषा जो है अलग अलग है, यानी कि मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। तो कोई क्या कहता है कि जो बुद्धि है वो वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है, और कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धि सीखने की क्षमता के रूप में उसको परिभाषित करते हैं। और कुछ जो हैं विद्वान जो हैं अमूर्त चिंतन करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं एक चीज जोड़ने के बजाय वो क्या कहते हैं कि संयुक्त रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक। तो मतभेद है अलग अलग, ठीक। कुछ मनोवैज्ञानिक जो है बुद्धि को क्या मानते हैं, वातावरण के साथ समायोजन। कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को जो है सीखने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ विद्वान जो है बुद्धि को जो है अमूर्त चिंतन करने की क्षमता मानते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिक जो है संयुक्त रूप में परिभाषित करते हैं बुद्धि को, ठीक। इस आधार पर जो है कहा जा सकता है कि बुद्धि एक क्या है, जन्मजात मानसिक क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बहुत सी क्रियाएं करता है। तो बुद्धि एक क्या है, जन्मजात मानसिक क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्या करता है, बहुत सी क्रियाओं को करता है। देखिए इस आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्धि एक जन्मजात मानसिक क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बहुत सी क्रियाएं करता है, ठीक है। ये हमने देख लिया ऊपर, आगे चलते हैं। देखिए कुछ परिभाषाओं पर बात करें तो काफ़ी परिभाषाएं हैं बुद्धि की, इनकी हर
जो है मनोवैज्ञानिक ने जो है अलग अलग तरह से जो है परिभाषित किया है बुद्धि को। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही परिभाषा हमने ली है। तो देखिए मनोवैज्ञानिकों के बुद्धि के विषय में कुछ विचार निम्न है। तो देखिए पहला है बर्ट के अनुसार जो है, बर्ट ने क्या कहा है बुद्धि के संदर्भ में। देखिए बुद्धि अपेक्षाकृत जो है नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। ठीक है, इनकी बर्ट ने क्या कहा है कि बुद्धि जो है अपेक्षाकृत जो नई परिस्थितियां और जो समायोजन की समस्या होती है उसमें बच्चा जो है जन्मजात क्षमता लेके आता है। कहने का मतलब यह है कि नई परिस्थितियों में समायोजन करना। ठीक है, समायोजन करने की क्या है कि जन्मजात क्षमता है, ये बर्ट के अनुसार है। दूसरा देखिए बकिंघम के अनुसार जो है बुद्धि सीखने की क्षमता है। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है, इसलिए भी इनको याद रखें कि बुद्धि सीखने की क्षमता है किसने कहा है, बकिंघम ने कहा है। ठीक है, तो छोटी जो परिभाषाएं हैं वो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली परिभाषा है टर्मन के अनुसार। तो टर्मन ने क्या परिभाषा दी है बुद्धि की, देखिए व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। अभी हम आगे बात करेंगे मूर्त और अमूर्त की बात। ठीक है, इनकी टर्मन ने क्या कहा है, व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितना कि उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। ठीक, उसके बाद देखिए बिनी के अनुसार। तो बिनी ने क्या कहा है, बुद्धि जो है तर्क निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता एवं क्षमता है। ठीक है, इनको याद रखें। आगे चलते हैं। देखिए उक्त विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अपने अपने अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। ठीक, इसलिए बुद्धि की व्याख्या करना, अर्थ बताना व परिभाषा देना इतना सरल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इसमें अलग अलग राय रहती हैं, इनके अलग अलग राय मनोवैज्ञानिकों ने दी है। फिर भी हम कह सकते हैं कि बुद्धि मानसिक योग्यताओं का एक जटिल समूह है जिसके द्वारा बहुत सी मानसिक क्रियाएं, जैसे इनको आप याद रखें, देखिए जिसके द्वारा बहुत सी मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना, यानी कि हम सोचते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं, सीखना, तर्क करना, चिंतन करना, निर्णय लेना, समस्या समाधान करना, समायोजन करना आदि की जाती हैं। ठीक है, यानी कि बुद्धि मानसिक योग्यताओं का एक जटिल समूह है जिसके द्वारा बहुत सी मानसिक क्रियाएं की जाती हैं। सोचना, समझना, सीखना, तर्क करना, चिंतन करना, निर्णय लेना, यह सब हम किससे करते हैं, बुद्धि से ही करते हैं। ठीक, तो प्रत्येक प्राणी के पास मस्तिष्क होता है। देखिए प्रत्येक प्राणी के बाद क्या होता है, पास मस्तिष्क होता है, परंतु सभी के मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि हर इंसान की जो है बुद्धि जो है अलग अलग होती है। ठीक, किसी की कम होती है तो किसी की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए मस्तिष्क की कार्य करने की जो क्षमता होती है हर किसी की अलग अलग होती है, और प्राणियों के मस्तिष्क की इसी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, यानी कि इसको बुद्धि कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणी की बुद्धि जो है अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुद्धि की विशेषताएं तथा प्रकृति पर। इसके बाद फिर हम प्रकार पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसको देख लें। ठीक है, ये विशेषताओं से संबंधित भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बुद्धि की विशेषताएं तथा प्रकृति पर बात करें तो पहला है, देखिए बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, यानी कि हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है बुद्धि, एक जन्मजात शक्ति है। ठीक है, और दूसरा देखिए बुद्धि पर जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें बुद्धि मिली है वंशानुक्रम द्वारा, और तथा वातावरण, यानी कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, इन दोनों का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। ठीक है, याद रखें। तीसरा देखिए, तीसरी विशेषता क्या है, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। ठीक है, इनकी बुद्धि का विकास जो है जन्म से लेकर कहाँ तक होता है, किशोरावस्था तक। उसके बाद चौथा देखिए, बुद्धि सीखने का मार्ग होती है, यानी कि बुद्धि क्या होती है, सीखने का मार्ग होती है,
5वां देखिए बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी कि जो हम अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसको हम देख नहीं पाते, उसको अमूर्त बोलते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं अमूर्त चीज़ें कहलाती हैं। यानी कि अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करने की जो योग्यता है वही क्या है, आपकी बुद्धि है। ठीक। छठा देखिए, छठा है आपका बुद्धि व्यक्ति की विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं का समूह होती है। इनकी बुद्धि जो है व्यक्ति की विभिन्न जो विशिष्ट जो योग्यताएं हैं उनका समूह होती है। सातवां देखिए, बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान को नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो बुद्धि के द्वारा जो अर्जित ज्ञान है उसको नई परिस्थिति में जो है नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। आठवां देखिए, लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं दिखाई देता। कहने का मतलब ये है कि अगर कहा जाए कि लड़का और लड़की में किसकी बुद्धि जो है ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, किसकी बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, लड़की की भी हो सकती है और लड़के की भी बुद्धि ज़्यादा हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है लिंग भेद के कारण जो है बुद्धि में अंतर नहीं दिखाई पड़ता। उसके बाद देखिए अगला है, व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों और विचारों की आलोचना बुद्धि स्वयं करती है। यानी कि व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों और विचारों की जो आलोचना है बुद्धि स्वयं करती है। 10वां देखिए, बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है तथा व्यक्ति को निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि बुद्धि जो है किसी भी समस्या को जो है क्या करती है, समझने का प्रयत्न करती है कि समस्या क्या है, तथा व्यक्ति को उस पर निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक। अब बात करेंगे बुद्धि के प्रकारों की। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, बुद्धि के प्रकार की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बुद्धि का कोई भी एक निश्चित प्रकार नहीं है। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है बुद्धि को अपने अनुसार अलग अलग भागों में बांटा है। ठीक है, तो बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि को जो है 3 भागों में बांटा है। तो थॉर्नडाइक का ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए थॉर्नडाइक ने जो प्रकार बताए हैं बुद्धि के, उनको हम पहले देखेंगे। तो ये समझ लें कि बुद्धि का कोई भी एक निश्चित प्रकार नहीं है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है बुद्धि को अपने अनुसार क्या कर रखा है, अलग अलग भागों में बांटा है। ठीक है, बात करें बुद्धि के प्रकार की, तो देखिए बुद्धि के प्रकार में बात करते हैं पहले थॉर्नडाइक और गैरिट महोदय के अनुसार जो दिए हैं। तो देखिए बुद्धि के प्रकार में थॉर्नडाइक ने कौन कौन सी बुद्धि बताई है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, यानी कि गैरिट ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है जो निम्न है, यही आपका थॉर्नडाइक का भी है। ठीक है, लेकिन थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, ये याद रखें, थॉर्नडाइक ने जो मूर्त बुद्धि है उसको क्या कहा है, यांत्रिक बुद्धि कहा है। इसको आप याद रखें। ठीक है, बाकी गैरिट और थॉर्नडाइक का दोनों का एक जैसा है। ठीक है, यहां पर मैंने नोट बना भी रखा आपका, थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा है। ठीक है, तो बात बुद्धि के प्रकारों की हो रही है, तो अगर पूछा जाता है आपको कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो 3 प्रकार बताए हैं। और गैरिट के अनुसार पूछा जाता है तो गैरिट महोदय ने भी 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। बस अंतर इतना है कि थॉर्नडाइक ने जो है मूर्त बुद्धि को क्या कहा है, यांत्रिक बुद्धि कहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं बुद्धि के प्रकार में मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, उसके बाद आगे फिर हम बात करेंगे। तो देखिए मूर्त बुद्धि की अगर बात करें तो पहले आप ये समझ जाएं कि मूर्त और अमूर्त चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो मूर्त और अमूर्त को समझेंगे पहले, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ठीक, देखिए मूर्त बुद्धि या मूर्त चीजें हम किसे कहेंगे, जो चीज आपके सामने है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त चीजें कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है मूर्त कार्य हम मूर्त बुद्धि के द्वारा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप मोबाइल ले लें। ठीक है, यानी कि मोबाइल फ़ोन ले लें, तो मोबाइल क्या है, मूर्त है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं उसको, उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा क्या है, हम उसमें कर सकते हैं। तो मोबाइल भी क्या है, मूर्त चीज़ है। ठीक है, तो आप ऐसे समझें कि जो चीज़ आपके सामने है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम मूर्त चीज़ बोलते हैं। और अमूर्त चीज़ किसे बोलेंगे, आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनके साथ तर्क वितर्क करना। कहने का मतलब ये है कि मूर्त जो है, मूर्त को समझ लो पहले, फिर हम बात करेंगे अमूर्त की। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक, पहले मूर्त समझे। मूर्त चीज क्या होगी, आपके आसपास जो चीजें हैं उनके साथ तर्क वितर्क करना, उन्हें समझने की प्रक्रिया
आपके पास जो वस्तुएं हैं जैसे मशीन है, मोबाइल, मकान है, टीवी है, जो भी चीज़ें हैं आपको दिख रही हैं, उन्हें समझने की प्रक्रिया, उनके बारे में सोचने की प्रक्रिया, जो चीज़ आपके सामने है और जो चीज़ दिखाई दे रही है वो क्या है, मूर्त बुद्धि कहलाती है। ठीक है। और अमूर्त बुद्धि किसे कहेंगे? अमूर्त बुद्धि के द्वारा आप ऐसे चीज़ों के बारे में सोच विचार करेंगे जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है। फिर जो आपके सामने नहीं है, जैसे बात करूं महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी के विचारों की बात करते हैं तो उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, सोचते हैं। ठीक है। और सोच विचार करते हैं तो वह काम, ठीक है, तो काम आप क्या करेंगे, अमूर्त बुद्धि के द्वारा करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी आपके सामने नहीं है, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है। जैसे सभ्यता हो गया, धर्म, संस्कृति, इसके बारे में सोच करना, विचार करना, ठीक है, ये सब अमूर्त बुद्धि में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। मूर्त और अमूर्त समझ गए। यानी कि मूर्त जो चीज़ें आपके सामने हैं, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो मूर्त चीज़ें हुई। और अमूर्त जो चीज़ आपके सामने नहीं है, उसे आप सोच विचार कर सकते हैं, उसे हम अमूर्त कहते हैं। जैसे आपका धर्म हो गया, विचार, ये सारे क्या होंगे, अमूर्त होंगे। ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो मूर्त कार्य हम करते हैं, कि मूर्त कार्य हम जो है मूर्त बुद्धि से मूर्त बुद्धि के द्वारा करते हैं। ठीक है। और अमूर्त कार्य हम जो है अमूर्त बुद्धि से करते हैं। क्लियर हो गया। और सामाजिक बुद्धि क्या होती है, यानी कि समाज में रहकर जो सामाजिक गुण जिनमें होते हैं, या समाज में जो है बढ़ चढ़ कर जो भाग लेता है, ठीक है, सामाजिक कौशलों को सीखता है, सामाजिक संबंधों को अच्छा बनाता है। ठीक है। तो ये जो है आपके सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हो गया, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है। फिर एक बार मैं बता देता हूं, मूर्त क्या होगा, जो चीज़ आपके सामने है, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसे हम मूर्त चीज़ कहते हैं। जैसे आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनके साथ तर्क वितर्क करना, उन्हें समझने की प्रक्रिया, आपके पास जो वस्तुएं हैं, जैसे जो भी वस्तुएं हैं आपके पास, ठीक है, उनको देखना, उनको समझने की प्रक्रिया, उनके बारे में सोचने की प्रक्रिया। ठीक है, ये किस में आ जाती है, मूर्त में। अमूर्त में क्या होगा, जो चीज़ आपके सामने नहीं है, ठीक है, उसे आप सोच विचार कर सकते हैं। जैसे आपका धर्म हो गया, विचार, ये सभी। ठीक है। तो अमूर्त बुद्धि के द्वारा आप ऐसे चीज़ों के बारे में सोच विचार करेंगे जिन्हें आप देख नहीं सकते। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, मूर्त बुद्धि, इस बुद्धि में, इस बुद्धि को जो है यांत्रिक या गायक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध जो है यंत्रों व मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों व मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेता है। तो देखिए, जिनके पास मूर्त बुद्धि होती है, तो कभी एग्जाम में पूछ देता है आपको, ठीक है, क्वेश्चन। देखिए, कारीगर में कौन सी बुद्धि होती है, मूर्त होती है, अमूर्त होती है, या सामाजिक बुद्धि होती है, आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है। तो देखिए, मूर्त बुद्धि होती है कारीगर में। आप देखिए, मूर्त बुद्धि मैंने आपको बता दिया। इस बुद्धि में जो है इस बुद्धि को जो है यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध जो है यंत्रों व मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों व मशीन के कार्य में विशेष रुचि लेता है। यानी कि जो चीज़ें उसके जो चीज़ आपके सामने है, जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, वो आपका मूर्त बुद्धि में आता है। तो देखिए, कारीगर हो गया, मैकेनिक हो गया, इंजीनियर हो गया, औद्योगिक कार्यकर्ता हो गया, इनके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है। ठीक है। इनको आप याद रखें, पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। बात करें अमूर्त बुद्धि की, मैंने बताया अमूर्त बुद्धि क्या होती है, जो चीज़ आपके सामने नहीं है उसे आप सोच विचार कर सकते हैं। जैसे अमूर्त बुद्धि के द्वारा आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोच विचार करेंगे जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि महात्मा गांधी जी के विचारों की अगर हम बात करते हैं तो उनके बारे में हम सोचते हैं, तो वह काम हम किससे करते हैं, अमूर्त बुद्धि के द्वारा करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जो है हमारे सामने नहीं है। ठीक है। हम सिर्फ सोच विचार करके लिख रहे हैं। तो सभ्यता, धर्म, संस्कृति के बारे में जो है सोचना सब अमूर्त बुद्धि में के द्वारा होता है। ठीक है। तो देखिए, अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध जो है पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में ये बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में विशेष रुचि लेता है, जो अमूर्त बुद्धि वाला होता है। तो अमूर्त बुद्धि किसके पास होती है, अमूर्त बुद्धि, देखिए कौन कौन इसमें एग्जाम आपको पूछा जा सकता है इसको। ठीक है। इसको आप नोट भी कर लें साथ साथ में। देखिए, वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार, लेखक, ये सभी किस में आते हैं, अमूर्त बुद्धि में आते हैं।
ठीक है। जैसे आपका साहित्यकार है, ठीक है, लेखक है, ये सब सोच विचार करके ही लिखते हैं, ठीक है, यानी कि कल्पना करके, कल्पनाओं के आधार पर जो है ये लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही चित्रकार का होता है दार्शनिक। दार्शनिकों की बात करें तो प्लेटो, रूसो, ये सारे जितने भी दार्शनिक रहे हैं, ये सब जो है किसमें सोच विचार करके ही जो है चिंतन करके ही जो है लिखते हैं। तो अमूर्त बुद्धि जो है, आप क्लियर हो गया अमूर्त बुद्धि, इनको आप जरूर नोट करें, ये जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम सामाजिक बुद्धि के बारे में। देखिए, सामाजिक बुद्धि किसे कहेंगे? सामाजिक बुद्धि वह सामान्य मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को सही ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता के साथ साथ सामाजिक कौशलों को सीखता है और इससे सामाजिक संबंधों को अच्छा बनाता है। ऐसे लोगों के सामाजिक संबंध जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों के पास क्या होती है? सामाजिक बुद्धि होती है, ठीक है। तो देखिए, सामाजिक बुद्धि में इस बुद्धि का संबंध जो है व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह क्या होता है? मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला और समाज में लोगों के आपसी संबंधों को जानने वाला होता है, ठीक है। सामाजिक बुद्धि में कौन, आप उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, ये किस में आते हैं? सब ये सामाजिक बुद्धि में आते हैं, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं मूर्त बुद्धि के, अमूर्त बुद्धि के और सामाजिक बुद्धि के, ठीक है, इनको याद रखें, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार फिर देख लें, इसे जो है एग्जाम्पल देख लें। मूर्त बुद्धि का देख लें, कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता, ठीक है। अमूर्त में वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार और सामाजिक में मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता। तो क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बताया कि जो मूर्त और अमूर्त और सामाजिक बुद्धि के बारे में बताया, जिसको E.L. थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि को 3 प्रकार बताए हैं थॉर्नडाइक ने, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक है। और यही जो है आपका मूर्त बुद्धि की बात करें तो मूर्त बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक ढंग से क्या करता है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसका क्या करता है, परिचालन करना सीखता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ सिद्धांत देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के प्रकार, इसको आप ऐसे ही याद कर लें, ठीक है। फ्रीमैन ने बुद्धि के 4 प्रकार बताए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं फ्रीमैन ने, तो आंसर रहेगा आपका 4 प्रकार। कौन कौन से बताए हैं 4 प्रकार? देखिए, पहला है सीखने की योग्यता, दूसरा समायोजन की योग्यता, तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता और चौथा है शक्तिपुंज की सामान्य योग्यता। क्लियर हो गया? तो फ्रीमैन के अनुसार जो है बुद्धि के कितने प्रकार बताए? फ्रीमैन ने 4 प्रकार बताए। उसके बाद करते हैं बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो देखिए, पहला है, देखिए बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। पहला है एक खंड, जिसको हम एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं, एक खंड सिद्धांत भी कहते हैं और निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको किसने दिया एक खंड सिद्धांत? ये बीने महोदय ने दिया, बीने और टर्मन ने दिया एक तत्व का सिद्धांत, जिसको हम निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा देखिए, द्विखंड का बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है। याद रखें, एक खंड सिद्धांत बीने ने दिया और द्विखंड सिद्धांत बुद्धि का स्पीयरमैन ने। 3 खंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने, बुद्धि का 3 खंड का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है। चौथा देखिए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ये बहुकारक है, ठीक है, याद रखें। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया थॉर्नडाइक ने, ठीक है। उसके बाद 5वां देखिए, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया बुद्धि का? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया थर्स्टन ने, ठीक है, थर्स्टन व कैली ने। तो थर्स्टन का नाम आता है, तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया, एक बुद्धि का एक खंड सिद्धांत बिने ने दिया, द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन ने, 3 खंड का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया थर्स्टन ने, ठीक है।
तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर नोट आप कर लें। ठीक है, यहाँ पर पहला है नोट, देखिए मानसिक आयु, जिसको हम मेंटल एज कहते हैं। तो मानसिक आयु शब्द जो है, याद रखें शब्द की बात हो रही है। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, क्वेश्चन बन सकता है। तो बिने ने किया 1908 में। ठीक है, क्लियर है। मानसिक आयु शब्द जो है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1908 में बिने ने किया। दूसरा देखिए नोट 2, बुद्धि लब्धि, जिसको हम IQ बोलते हैं, ज्ञात करने का सूत्र जो है 1912 में जो है किसने दिया? स्टर्न ने दिया। ठीक है, बुद्धि IQ ज्ञात करने का सूत्र कब दिया? 1912 में स्टर्न ने दिया। ठीक है, और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र आप सभी जानते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, यानी कि इंटू 100। ठीक है, इसको याद रखें। उसके बाद देखिए 5 समूह कारक सिद्धांत की बात होगी। अगला सिद्धांत देखिए, बुद्धि का अगला सिद्धांत है बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, स्पीयरमैन का है। ठीक है, जिसने एक द्विखंड और 3 खंड का सिद्धांत दिया, यानी कि स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत और 3 खंड सिद्धांत दिया, और उसके साथ साथ बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। उसके बाद देखिए कुछ 7 जो सिद्धांत है, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। ठीक है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। 8वां देखिए, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? ये गिलफोर्ड ने दिया। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत और बुद्धि संरचना का सिद्धांत दोनों किसके हैं? गिलफोर्ड के। उसके बाद देखिए समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया थर्स्टन ने। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत RB कैटल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया RB कैटल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला सिद्धांत है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। ये स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत। ठीक है, और बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इंपॉर्टेंट है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये कई बार पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। और 3 स्तर का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है JB कैरोल ने। ठीक है, क्लियर हो गया। ये लास्ट में मैंने आपको जितने भी सिद्धांत बताए हैं, इनको आप याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बात करें, इसमें कंफ्यूज ना हो आप, बहुकारक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ठीक, बात करें बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है गार्डनर के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखें। तो जितने भी हमने सिद्धांत बात करी 11 सिद्धांतों की, तो इन सिद्धांतों को बाद में हम फिर एक एक करके इनको देखेंगे। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।